के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज मखीजा और के न्यूज़ के पिछले एपिसोड में यानी कि स्पेशल एपिसोड में हमने आपको दिखाया था स्पेशल डिबेट, जो कि नोटबंदी के अहम मुद्दे को लेकर था। किस तरह से नोटबंदी हुई है और नोटबंदी को लेकर किस तरह से आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है, इस पर जानकारी ली हमारे शहर के जानकार श्री PS आहूजा जी ने। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और अगला चरण आज के इस एपिसोड के माध्यम से देखते हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय का हमारे देशवासियों पे क्या असर होने वाला है। जो जाली नोट आ गए थे बाजार में, वो बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। महंगाई के खिलाफ कि अगर ये नोट सिस्टम में आ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल सस्ती हो जाएंगी। आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है, मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। करेंसी घर में रहे, इससे अच्छा बैंक अकाउंट में आए, वो सर्कुलेशन में आएगी, जिसको इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत अच्छा लिया गया है, जिससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और पूरा वाइट बिजनेस होएगा। कैश का धंधा ब्लैक मनी नहीं बोल सकते हैं। यस, ब्लैक मनी विच इज एन आइडियल मनी। आज इस नोटबंदी के अनाउंसमेंट के बाद कई सारे लोगों के मन पे मायूसी छाई हुई है। धंधा व्यापार ठप है, लेकिन एक इंडस्ट्री जो बहुत ओवरलोडेड है वो है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री। उस बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में गुरनानी साहब आप कुछ फाइनेंशियल पोजीशन अगर मजबूत है बैंक की, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सकेंगे, लोन फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे स्कीम है, लेकिन उतनी बैंक को ताकत होना चाहिए। अगर बैंक को ताकत होना चाहिए तो पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला ही है। विजय जी, आप सभी महानुभावों ने जो बातें कही वो सब सच है, पर बेसिक एक कमी है हमारे सिस्टम में। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ इंटरनेट प्रॉपर नहीं है। हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करते हैं तो बहुत इतना अच्छी स्पीड नहीं होने की वजह से हमारे को इनकम टैक्स भरने के समय, सेल्स टैक्स भरने के समय, कंप्लायंस करने के समय हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पावर की भी प्रॉब्लम है। कभी कभी दिन में 2-2 घंटा 3 घंटा पावर कट भी होती है। अब हम लोग सब प्लास्टिक मनी में जाएंगे या बैंकिंग सेक्टर यूज़ करते हैं तो 4-4 दिन 3-3 दिन बैंकों में सिस्टम डाउन भी हमने देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ बहुत सब कुछ सही है। उसको प्रॉपर चलाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे डिजिटल इंडिया मूवमेंट है, उसको चलाने के लिए इंटरनेट बहुत पावरफुल और अच्छा होना चाहिए। जो काम हमको 10 मिनट में करना होता है उसको 1 घंटा लग जाता है। कभी कभी पावर नहीं होने की वजह से हम लोग बिलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस तैयारी में हैं कि हम लोग पूरे सिस्टम को अपग्रेड करके बैंकिंग में लाना चाहेंगे, तो उस सबसे पहले ये 2 चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। पावर अनइंटरप्टेड एंड इंटरनेट अनइंटरप्टेड होना चाहिए, तो हम सभी इसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय हमको बैंक की ट्रांजैक्शन चार्जेस भरनी पड़ती है। जब हम कैश को निगलेक्ट कर रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कम करके हम लोग प्लास्टिक मनी यूज़ करें, बैंकिंग से सिस्टम में आए, तो गवर्नमेंट को वो एक हमको डिस्काउंट देना चाहिए कि जो भी बैंकिंग सिस्टम यूज़ करेगा उसको हम लोग कुछ कैश डिस्काउंट इंसेंटिव देना चाहिए, और उसके बदले हमको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा रहे हैं। उसमें क्या हो जाएगा सर, आपके बैंक के ऊपर भी लोड कम हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ विल बी रिलीव्ड। पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट करने जाओ या कैश डिपॉजिट करने जाओ, वो सभी कम हो जाएंगे। NEFT, RTGS बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से वो माध्यम कभी कभी रुक जाता है और 3-3 दिन 4-4 दिन पेमेंट अटक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, होल्ड अप हो जाती है, उसको रिवर्स आने में 3 दिन लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें, इंटरनेट पावर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और कंटिन्यूस इंटरनेट, और एक
प्लास्टिक मनी में डिस्काउंट होना चाहिए। जैसे हम बस में भी कार्ड स्वाइप करें, ट्रेन में भी कार्ड स्वाइप करें, चाय पिए कार्ड स्वाइप करें, रिक्शा में कार्ड स्वाइप करें, तो बैंकिंग के ऊपर भी जो रिलीफ हो जाएगा। बैंक एम्प्लॉय भी जो आज प्रेशर में चल रहे हैं, और मुझे पता है काफ़ी सारे बैंकों में जितने भी लोग रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए लोग भरे ही नहीं गए हैं, तो रिमेनिंग जो स्टाफ है वो बहुत प्रेशर में काम करता है, और प्रेशर में काम करने से मिस्टेक्स भी होती हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमारी इंडियन गवर्नेंस को ये 3 चीज़ करना चाहिए। प्लास्टिक मनी यूज़ करने वाले को डिस्काउंट देना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, बजाय के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाएं। इसका मतलब जो हम बैंकों के बाहर ये जो भीड़ देख रहे हैं, क्या ये भी इंटरनेट की वजह हो सकती है? क्या बैंक ट्रांजैक्शन जल्द से नहीं हो पाता है, इस वजह से बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है? नहीं सर। सर जी, इस पे आप थोड़ा रोशनी। पहला 1-2 दिन तो काफ़ी जेन्युइन लोग ऐसा समझ में आया कि जाके लाइन में खड़े हुए होंगे, लेकिन बाद में मन ने भी गवाही दी, आदतें भी मालूम है लोगों की कि वो दूसरों के पैसे लेके शायद खड़े हुए थे जाके एक्सचेंज करने। तो जब दूसरों का पैसा लेकर गए तो पहला तो 4,500 मेरे ख्याल से, जिसे मैं कहता हूँ ईमानदार और गरीब आदमी, उसके लिए 4,500 भी अभी भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। एक बार में वो 4,500 भी बदलवा के आया, और वो भी 8 तारीख। ऐसा कुछ प्लान से किया गया है कि भाई वो महीने की शुरू की तारीखें निकल जाए, दिवाली निकल जाए, महीने का पहला हफ्ता लोग शॉपिंग करते हैं वो निकल जाए, उसके बाद बंद करो जिससे पब्लिक को कम से कम तकलीफ हो। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होगी। जैसे हम यहाँ सिर्फ बैठने के लिए प्लानिंग कर पाते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी की होगी। तो 8 तारीख बड़ी चुन के ली गई कि ये ऐसी तारीख है कि इसके बाद फिर वो 15 दिसंबर को जो एडवांस टैक्स भी आ रहा है। तो ये जो लाइन बड़ी लगी वो टेक्नोलॉजी के फेलियर से तो नहीं लगी, क्योंकि कहीं भी ना के बराबर टेक्नोलॉजी फेल हुई। हाँ, एटीएम कैलिब्रेटेड नहीं थे, क्योंकि एटीएम में 2000 के नोट नहीं आ सकते, और 100 के डालोगे तो बहुत जल्दी भर जाता है। वो पहले 1000 के डालते थे तो उसका जितना बॉक्स होता है उतना काफ़ी करेंसी ले लेता था। अब उसी जगह आपने 100 के डाल दिए तो बड़ा जल्दी भर जाएगा। उसके बाद ये जो लाइन में जाकर खड़े हुए और लंबी लाइन लगी, वो सब के सब ऐसा सुनने में आया है, ब्लेम नहीं कर सकते किसी पर, कि रिपीटर्स थे, दूसरों के लिए पैसा निकाल रहे थे, एक ही दिन में 1 से ज़्यादा बैंक में भी जाकर पैसा निकाल कर ला रहे थे। तो उसमें जो जेन्युइन लोग थे वो तो या तो घर से निकले ही नहीं, या निकले तो काफ़ी परेशान हुए। तो उसी की वजह से फिर वो अभी उनको ये आपकी इलेक्शन वाली स्याही लानी पड़ी, जिससे कम से कम वो बंदा दोबारा नहीं आ सके। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अच्छी रही। ये जो सिस्टम है बेसिकली, तो आज बैंकों में जब हमने देखा कि इतनी कतारें लग गई, तो एक जैसा सर ने कहा कि दूसरे के पैसे ट्रांजैक्ट करने के लिए वो बड़ी बड़ी लाइनें लगी, परंतु मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण डालना चाहता हूँ कि जैसे हम एक नॉलेज बैंक बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं, आज तक अपने देश में ये नहीं हुआ था कि सारा ट्रांजैक्शन बैंक से हो। आज हम किताबें जो है वो लाइब्रेरी में क्यों रखते हैं? ताकि एक जगह से सबको मिले, 8-8 दिन बच्चे यूज़ करें और वापस ला के दे। उसी तरीके से जो पैसा पड़ा था वो बैंक में नहीं था, हर एक के अपने अपने जेब में पड़ा हुआ था। आज जब वो पैसा सारा का सारा बैंक में आना चालू हो गया, तो नेचुरली एक तो मैन पावर कट है, कम लोग रिटायर हो गए, वहाँ भर्ती नहीं हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ गया। और ये जो लोग हैं, अच्छा दूसरी एक उसमें मुझे लगता है कि एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने में रह गई कि कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन करने, अपने नोट बदलवाने हो, तो जिसका खाता नहीं है वो भी बंदा वहाँ जाके अपने नोट बदलवा सकता है। उसमें ये हुआ कि जैसे ये ब्लैक मनी जो है उनके लिए एक थोड़ा सा एक लूज होल रह गया, फैसिलिटी हो गई कि जहाँ पर जाके मैं 10 आदमियों को अपने खड़े करूँ और मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं बैंक से बदलवा के ले लूँ। उसकी वजह से बैंक के बाहर लाइनें लग गई। जो वहाँ के बैंक अकाउंट होल्डर्स है उनको बेचारों को बाहर रहना पड़ गया, और जो जिनके अकाउंट ही नहीं है, सिर्फ पैसे बदलवाने के लिए आए हैं, उनकी ही लाइनें वहाँ लग गई। तो अगर ये जल्दी से बंद हो सकता है कि आज जनधन योजना से लगभग हर एक भारतीय को ये अनाउंस किया गया था कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जो इंसान का जो बैंक में अकाउंट है वो वहाँ से अगर पैसे निकलवाता है तो मेरे ख्याल से कोई भी बैंक के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और सिस्टम सही चलेगा। ये कहाँ पर अटक सकते हैं? जो लोग बाहर गए हुए, बाहर गाँव गए हुए, जिनके पास में कुछ एक कैश साथ में लेके गए हुए हैं, तो वो वहाँ अपने अपने बैंकों में या जहाँ उनका खाता है वहाँ जाके अगर पैसा बदलवाते हैं
तो बात ठीक है, पर अगर ये फैसिलिटी हर एक को दी जाए तो फिर ये जो ब्लैक मनी होल्डर्स है उनके लिए एक सुविधा हो गई कि मैं मेरे 10 लोगों को खड़ा कर दूं और अपने पैसे वहां से निकलवा दूं, साइफनिंग करवा दूं, तो उसमें मेरे ख्याल से वो जो सिस्टम है, कोई भी जाके कोई भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता है, 4,500 जो भी अमाउंट डिसाइड की थी उतने बदलवा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। अभी आप सबने कहा कि काला धन बाहर निकलने से बैंकों में ज़्यादा पैसा आएंगे। ज़्यादा पैसा होने के लिए क्या आम जनता को होम लोन या दूसरी जो घरेलू सुविधाएं हैं उनमें कुछ सहूलत मिल सकती है? जी ज़रूर मिल सकती है। अभी बैंकिंग चैनल्स में इतना पैसा आने के बाद अभी उनके पास सरप्लसेस हो जाए फंड्स देने के लिए, और यही किशोरी सर ने जैसे कहा, बाकी सब लोगों ने भी कहा, इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट्स में कमी आने की वजह से जो होम बायर्स हैं उनमें वृद्धि होगी, और गवर्नमेंट के पास काफ़ी अच्छी स्कीम्स है। अभी जैसे सब्सिडी है, सबके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट क्रेडिट आ जाती है, किसी को किधर कतार में जाने की ज़रूरत नहीं, ना क्लेम फॉर्म भरना है, कुछ भी नहीं है। आपने एक बार आधार नंबर लिंक कर दिया है अपने इसके साथ, गैस नंबर के साथ, तो सब्सिडी ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आ जाती है। वैसे ही गवर्नमेंट के पास पूरा सिस्टम, मनी जो है अभी गवर्नमेंट सिस्टम नहीं जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम में जाने के बाद डेफिनेटली बैंकिंग के पास बहुत सारा पैसा आएगा जो उनको यूटिलाइज करना है, बिकॉज बैंक के पास भी पैसा पड़ा रहेगा, वो पब्लिक के यूज़ नहीं होगा तो काम का नहीं है। तो वो इसका मतलब हुआ आम आदमी का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो सुविधाजनक रेट पे अपने घर ले सकते हैं, अपने घरेलू सामान ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं जिसको सर, करना है। आम आदमी क्यों कहूं, मेरे देश का भविष्य कहूं ना, मेरे देश में हम सब, मेरे देश का भविष्य उज्जवल है। इस बात देश जो बनता है आम जनता की वजह से बनता है। तो जब आम आदमी खुश रहेगा तो हमारा देश जो आगे बढ़ेगा। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत खुश होंगे उससे। आज तक जनधन अकाउंट जितने भी खुले सब जीरो बैलेंस थे मोस्टली, खाली सब्सिडी, गैस सब्सिडी जाती थी। आज जितने भी जनधन अकाउंट है सब में मोस्टली 2-2.5 लाख का अमाउंट है ही है। एक बात। दूसरी बात, सब्सिडी की बात कहूँ तो हम में से बहुत से लोग 10 लाख के इनकम होने के बाद भी सब्सिडी लेते थे, अभी इसकी वजह से बंद हो जाए। आगे हमारे पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी लोग, हमारे जनप्रतिनिधि पब्लिक के लिए क्या करते हैं हम सबको मालूम है। इस नोटबंदी के कारण पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें क्या फेरबदल हो सकती है? सर, ये जो नोट बंद होने के कारण जो पॉलिटिक्स में लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ब्लैक मनी होने की वजह से बहुत से पॉलिटिशियन मैंने सुना है कि वोट खरीदते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस मनी है, ब्लैक मनी है, वाइट मनी भी है, लेकिन वो ब्लैक मनी वोट खरीदने में ही लगाते हैं। अब वोट खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि ब्लैक मनी है ही नहीं। वाइट मनी से कितने वोट खरीदेंगे वो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इतने ज़्यादा वोट खरीद सके कि कोई इलेक्शन लड़ जाए, जीत जाए। इलेक्शन लड़ेंगे, अब सच्चाई सामने आएगी, जो अच्छा आदमी होगा, जो काम करने वाला होगा वो जीत के आएगा, भले उसके पास पैसा है नहीं है, वो अपने नाम से जीत के आएगा। जिसने काम किया है वो जीतेगा, जो ईमानदारी से चलता है वो जीतेगा, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है वही जीतेगा। और जो ब्लैक मार्केटर है, जिनका नाम खराब है, जो ब्लैक मनी से चलते हैं, वो पैसा नहीं खर्चा कर सकेंगे क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी है नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारे जो लीडर अभी आएंगे चुन के, या जो भी कॉर्पोरेटर है आगे और उनसे बड़े भी है, तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, जिससे जो सफाई अभियान हो जाएगा हमारे पॉलिटिक्स में, स्वच्छ हो जाएगा। और जो अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी बातें लाएंगे, अच्छे काम करेंगे, पब्लिक के लिए जिएंगे, पब्लिक के लिए मरेंगे, पब्लिक के लिए सब करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है, जो आपने जैसा पॉलिटिक्स में कहा, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स आ जाएगी, और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो निकल जाएंगे या साइड हो जाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि
फ्री और फेयर इलेक्शंस होगी। ईमानदार लोग जो है, जैसे आपने कहा कि ईमानदार लोगों का भविष्य उज्ज्वल है। जब लोगों का भविष्य उज्ज्वल है तो हमारे देश का भविष्य भी उज्ज्वल है, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो नहीं है वो मजबूरी में ईमानदार हो जाएंगे। वो भी अच्छा है, सबके लिए वो भी अच्छा है। स्वच्छता होने के बाद ईमानदारी आ जाती है खुद ब खुद। ये भी अच्छा है। तो जैसे आपने कहा कि ये ब्लैक मनी से जो है इलेक्शन जीता जा रहा था और सही लोग हमारे शासन और प्रशासन में नहीं आ रहे थे, उन्होंने लूटपाट मचा के रखी थी। तो क्या आगे चल के ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो सकती है? आगे चल के यहाँ जो भी हो गया, अभी भी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के पास 2000 के हज़ारों नोट दिखाते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये क्या एक ब्लैक मनी जनरेट करने की एक पहल है सर जी? 2 महीने बाद 2000 के नोट बंद कर दीजिएगा, सब हो जाएगा। 6 महीने ले लीजिए, चले जमा करने दो उनको। सर क्या होगा, फिर उनको भी बंद कर देना। जब बड़े नोट आएंगे और वो वाइट में लोगों के पास रहेंगे, तो जो लोग वाइट में अपने पास पैसे रखते हैं वो ऑफ खर्चा, फालतू खर्चा नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत है वो ही करेंगे। और जो पेपर नोट का चलन है, जैसे इन लोगों ने कहा, भाई साहब रूपचंदानी ने कहा, कम हो जाएगा, प्लास्टिक मनी चलेगी, स्मार्ट कार्ड चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा, तो ऑटोमेटिकल जो सिस्टम में बहुत चेंज आ जाएगा। आदमी लोग, जैसे इन्होंने कहा, आपने ही सर कहा कि नोट रखेंगे नहीं तो पिक पॉकेट ही नहीं होगा। जब भी नोट हम रखेंगे ही नहीं तो खर्चा नहीं करेंगे, प्लास्टिक मनी रखेंगे तो हर जगह चलेंगे। सर हमारे गोपालनी साहब सियासत से कुछ समय जुड़े थे, खुद नगर सेवक भी रह चुके हैं, तो उनसे इस बारे में सुनेंगे हम। नहीं, देखिए, जो सियासत है वो हमेशा से इस प्रकार से चलती आई है कि उसमें कहीं पर बहुत अच्छी स्वच्छता रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और कहीं पर उतने खड्डे हैं कि उनको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर ये ब्लैक मनी का सवाल है और सियासत का सवाल है, तो पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें अब बहुत कमी आएगी, क्योंकि लोगों के पास अगर खरीद करने के लिए, वोट खरीद करने के लिए ब्लैक मनी नहीं रहेगी तो खरीद करेंगे अभी भी, परंतु उसका जो वैल्यूएशन रहेगा वो बहुत कम रहेगा। पहले जो वैल्यू था, जैसे कोई जमाना था जब लोगों में इतना विश्वास था कि ये काम करने वाला आदमी है, इसको ही वोट देना है, भले उसके सामने कितने भी लोग खड़े रहते थे, वहाँ पर रिस्पांस नहीं मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चलन जो है वो इस गंदगी में जाकर गिरा कि दारू, पार्टियां, पैसा, इसके ऊपर वोट की बिक्री होने लगी और वोट का सर्कुलेशन होने लगा। आज अगर उसको थोड़ा बहुत भी कंट्रोल हुआ और 1-2 बार भी अगर कोई वार्ड में या एमएलए की सीट पे या एमपी की सीट पे अच्छे लोग चुन के आए और उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, तो मैं समझता हूँ आगे चल करके जो खरीदारी का सिस्टम है वो कम हो सकता है, बंद हो सकता है। भले फिर वो कोई लोग अगर व्हाइट मनी से भी, जो अपनी खुद की मेहनत की कमाई है, उससे भी वोट खरीदना चाहे तो शायद नहीं बिकेगा वोटर। तो इसका मतलब है अपना ब्लैक मनी जो है अभी नियर फ्यूचर में तो जनरेट नहीं होगी और वोट को खरीदना भी परचेजिंग पावर वीक होएगा। परचेजिंग पावर, ब्लैक मनी क्रिएट होना या उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर उन्होंने एक न्यू प्रोविज़न लाई थी जिसमें कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट हो वो भी हम लोग कैश में नहीं खरीद सकते जिसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट लास्ट ईयर से वो प्लान कर रही थी कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए। ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो उसके लिए 2 तरीके, एक तो प्रिवेंट करें हम लोग पहले स्टेज पे कि जनरेट ही नहीं हो, दूसरा जनरेट होने के बाद उसको पार्किंग डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर ब्लैक मनी पार्किंग इजी हो गया, मैं ब्लैक मनी अपने पास रख के फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, वो पार्किंग हो गया। अगर वो भी कंट्रोल
अच्छे से आ जाए तो आदमी जनरेट करने के पहले ही सोचेगा कि मैं वो मनी यूज ही नहीं कर पाऊंगा, तो उसको क्रिएट क्यों करूँ। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया, ये सबके माइंड में अभी डर है कि आज मैं 2500 के नोट संभाल के रखूंगा, फिर से वो कभी बंद नहीं हो जाए। तो उसके लिए वो एक साइकोलॉजी इफेक्ट है सबके ऊपर। तो बोल सकते हैं ये इफेक्ट के बाद ऑटोमेटिकली जो ब्लैक मनी है या जो अनअकाउंटेड मनी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ये डर जो है कितने समय तक रहेगा कि ये 2000 के नोट बंद होने वाले हैं? जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा अच्छा उपक्रम होने जा रहा है कि लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, पर लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि मैं ब्लैक मनी रखूं ही नहीं मेरे पास में। जो भी है, जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो भी मैं नौकरी कर रहा हूं, उसमें से जो भी मेरी आय है उसके ऊपर जो टैक्स लग रही है वो कॉमन रहे। ऐसा नहीं हो कि मैं उसमें से कैसे बचा सकूं, उसमें से जो कायदे में जो कि लूप होल्स रहेंगे उसका मैं मेरे लिए कैसा बेनिफिट करूं और उसमें से वो मैं मेरी संपत्ति अलग से कैसे जमा कर पाऊं। अगर उसकी तरफ अगर एक मानसिकता बदलने का अगर हम कुछ उपक्रम कर सके या चैनल के माध्यम से लोगों की मानसिकता में अगर हम हाथ डाल सके तो, और हर एक इंसान अगर ये सोचना लगे कि मैं ब्लैक मनी नहीं रखूंगा, जो भी मेरे पास में है उसके हिसाब से मैं मेरा रोज का दिनचर्या चलाऊंगा और ब्लैक मनी के लिए मैं खुद ही नो बोलूंगा, तो मेरे ख्याल से ये और आज जो हमें नवयुवक आज हमारे देश के है, हमारा सबसे बड़ा ज्यादा नौजवानों का देश कहलाया जाता है और आज नौजवानों को ये दिल में है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो रुकना चाहिए, ब्लैक मनी रुकनी चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से अगर उस माध्यम से नवयुवक उसमें ध्यान दे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पहल आज सरकार ने की है उसमें से ब्लैक मनी न कि रुक जाएगा, पर पूरी उसमें पाबंदी भी आ जाएगी और पूरा बंद भी हो सकेगा। आप लोगों ने ये जो भी बताया कि ब्लैक मनी जो है जनरेट होने में, मैं समझता हूँ ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि एवरी नोट जो है वो अकाउंटेड होगा। अकाउंटेड मनी जो है, बैंक में रखा हुआ पैसा निकालना थोड़ा भारी रहता है, वहाँ पे सुरक्षित जगह पे पड़ा है, और बैंक से निकाल के हम दूसरे को देवे तो साइकोलॉजिकली वो भी एक डिफ़िकल्ट बात रहती है। ये मेरी जमा हुई पूंजी है, और वहाँ पे ब्लैक मनी वो एक लूटी हुई पूंजी है जो हम बांट रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें पॉलिटिकल स्वच्छता भी मिलेगी और ब्लैक मनी जनरेट भी ना के बराबर होगी। ना के बराबर, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स अगर आ जाते हैं, टैक्स रहेगा ही नहीं तो ब्लैक क्यों होगा। अभी नेक्स्ट मुद्दा जो है वो है हमारे फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर होगा। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों के नज़रिए में हमारे देश को किस तरह से देखा जाएगा। ये जो हमारे सरकार ने जो निर्णय लिया है नोटबंदी का, गुरनानी जी, फॉरेन पॉलिसी पे। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरे विचार में है कि हमारे देश में समझो सब बिजनेस कारोबार वाइट में चलेगा तो हमारे कंट्री की तो रेपुटेशन बढ़ने वाली है कि आज हमारे देश में जो भी चल रहा है सब दुनिया को मालूम है, और ये रेपुटेशन बढ़ने वाला है और हमारी इज्जत बढ़ने वाली है फॉरेन पॉलिसी में। और दूसरी की बात है कि ये जो आतंकवाद है, ब्लैक मनी कंट्रोल में आ जाती है, ब्लैक मनी कंट्रोल ख़त्म हो जाती है, उसके वजह से कितने फॉरेनर इंडिया में आने से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो आतंकवाद ख़त्म होगा तो फॉरेनर भी टूरिज्म हमारे देश में बढ़ेगा, हमारे देश की समझो इनकम तो बढ़ेगी लेकिन रेपुटेशन भी बढ़ेगा। तो इसका वजह से फॉरेन पॉलिसी में भी हमारा बहुत अच्छा रेपुटेशन होने वाला है, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। एनआरआई और एनआरई नॉन रेजिडेंशियल एम्प्लॉय जो है और जो इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल है, उनका रवैया हमारे देश के प्रति कैसा रहेगा, अपने इंडियंस का ही? क्या वो वापस हमारे देश में आएंगे? वापस वो आए ना आए, लेकिन अभी ज़्यादा उनको इंसेंटिव लगेगा कि हमारी मनी जो पैसे जो है यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाली है।
अगर ब्लैक मनी कंट्रोल आ गई तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचेंगे हमारे देश में अभी फॉरेन एनआरआई अकाउंट्स कितने हैं और वो ज़्यादा बढ़ने वाले ही है। अकाउंट्स बढ़ेंगे, अगेन इकोनॉमी जो है हमारा जो है पैसा जो है हमारे कंट्री में ज़्यादा आएगा, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। अभी एक लास्ट का मुद्दा है, वो हमारे देश के सुरक्षा कर्मी, हमारे देश की सुरक्षा, उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या सोच सकती है इतना धन आने के बाद? किस तरह से वो सोचेंगी, क्या सोचेंगी? सर जी, दिल तो ये होता है कि कोई हमारा दुश्मन ही ना हो। ये दुश्मनी है क्या, ये मारामारी है क्या? मुझे तो जब राजा महाराजा भी एक दूसरे का राज्य हड़पने के लिए आक्रमण करते थे तो भी आज तक समझ में नहीं आया कि हम ये किस लिए करते हैं। और डीप में जाता हूँ तो शायद वो वेपन प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो राष्ट्र हैं जो सिर्फ हथियार ही मैन्युफैक्चर करते हैं, वही चाहते होंगे कि आप सब आपस में लड़ते रहें तो हमारे हथियार बिकते रहें। तो डिफेंस तो तब आता है जब मेरी आपसे दुश्मनी हो। मेरी आपसे दोस्ती भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, तो दोस्ती होने का चांस बेटर है, दुश्मनी होने का कम। लेकिन ठीक है, वो तो एक इस मुद्दे से अलग हो गया। जब फंड्स काफ़ी आ जाएंगे तो डिफेंस पर ज़्यादा बजट दिया जा सकेगा। देश की जब रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी तो नाम बहुत अच्छा होगा, और नाम बहुत अच्छा होगा तो मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग हमारे ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण भी नहीं करना चाहेंगे। जो बुरी नीयत वाले हैं, जैसे सबसे बड़ा तो एक अंडर द टेबल वॉर चल रही है, बाहर से तो कहीं वॉर हो नहीं रही है, तो उसमें तो सब ब्लैक मनी ही लग रहा था। तो मुझे लगता है कि डिफेंस की ज़रूरत ही कम पड़ जाएगी। जैसे हाँ, लेकिन फिर भी जो पैसे हैं हमारे पास वो उन पर काफ़ी अच्छे से खर्च किए जा सकेंगे, इक्विपमेंट हमारे बढ़ाए जा सकेंगे, प्रणालियाँ हमारी, अगर टेक्नोलॉजी जो रूपचंदानी सर ने कही, अगर वहाँ भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिफेंस भी आज टेक्नोलॉजी पर ही बहुत ज़्यादा चलता है। 400 किलोमीटर दूर तक भी मार हम यहीं से बैठे बैठे प्लान करके समय पर सही जगह पर कर सकते हैं, तो उन सब में हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितना दिमाग है, जितने दिमाग वाले लोग हैं, उतने तो शायद वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। बाहर के देशों में भी हिंदुस्तानी ही जाकर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो अगर पैसा हमारे पास भरपूर आ गया, और वो आने वाला है, इकोनॉमी बेटर होने से आने वाला है, क्योंकि था सही लेकिन सिर्फ सिस्टम में नहीं था, साइड में पार्क किया हुआ पड़ा था। तो वो पार्किंग वाला पैसा भी जब यहाँ पर आ जाएगा तो ऑफ कोर्स डिफेंस काफ़ी मजबूत किया जा सकेगा, और देश में हम काफ़ी सुरक्षित महसूस करेंगे। और एक बार सुरक्षित महसूस किया अगर किसी ने भी, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, वो प्रोग्रेस ज़्यादा करेगा, और जितनी प्रोग्रेस ज़्यादा करेगा तो शायद तो मेरी कंट्री बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाएगी। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाएगी तो हम जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं वर्ल्ड की, उसमें भी हमारी पावर हो जाएगी, और हमारी पावर हो जाएगी तो उल्टा हमारा वीटो पावर, हमारे ओपिनियंस की वैल्यू हो जाएगी, जो अभी शायद बाकी की कंट्रीज़ नहीं कर पाती है। तो डिफेंस मजबूत होगा ही होगा, हर चीज़ को मजबूत करेगा ये पैसा अगर इकोनॉमी में आ गया। सर, इकोनॉमी में हमारी मजबूत होती है तो हमारे देश के चारों बाजू जो हमारे सैनिक हैं उनकी आज की तारीख में पगारें बहुत कम है। अगर उनके पास हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है तो हम उनकी पगारें भी बढ़ा सकते हैं, और उनको आगे के जीवन के लिए भी कुछ दे सकते हैं कि आप रिटायर होने के बाद अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताए, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस लोग बिताते हैं। उनकी आज भी पॉलिटिशियन लोगों की पगार फौजियों से ज़्यादा है। हालांकि सरहद पे हमारे सिपाही लड़ते हैं, उनकी पगारें कम है। अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो मैं ये सजेशन दूंगा कि उन फौजी भाइयों की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, उनकी सहूलतें बढ़ाई जाए, तो जो देश के लिए जान दे रहे उनका भी मनोबल बढ़े, और अच्छे ढंग से हिंदुस्तान के लिए जो लड़ रहे हैं वो लड़ते रहे और अच्छी रिजल्ट देते रहे। हम अपना ये जो परिचर्चा है यहाँ पे समाप्त करते हैं। जैसे हम सब ने सुना कि ये जो हमारे शासन ने डिसीजन लिया है वो पूरे देश के लिए, हर देशवासी के लिए फ़ायदेमंद है। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर लोग हो,
सबको इस नोटबंदी से फ़ायदा होने वाला है। हमारा देश जो है बिल्कुल आगे निकलेगा। मैं समझता हूँ कि गरीब और अमीरी की जो डिस्टेंस पहले था वो बहुत कम हो जाएगा और हमारा देश एक आदर्श देश माना जाएगा। इस परिचर्चा से हमें ये जो है कुछ सुनने को मिला। मैं आप सबका के न्यूज़ की तरफ से आभारी हूँ। आपने इतना अच्छा सहयोग दिया, इतना टाइम दिया। आगे चल के भी हम ऐसे प्रोग्राम रखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा कि फिर से वो अच्छे दिन आएंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। के न्यूज आपका अपना न्यूज। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा कि के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ की स्पेशल डिबेट में किस तरह से नोटबंदी को लेकर आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। शहर के जानकारों से के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ ने बातचीत की। पीएस आहूजा जी जिसकी अगुवाई कर रहे थे और विचारों के आदान प्रदान करते हुए आर्थिक गतिविधियां किस तरह से प्रभावित होंगी, इन सभी मुद्दों पर हमारे पीएस आहूजा जी ने जानकारी ली और चर्चा की। तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में अगर आपको भी नोटबंदी को लेकर कोई मन में सवाल है या फिर कोई शंका है तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना विचार हमें भेज सकते हैं। तो इसी संदेश, इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज आपका अपना न्यूज।